लोग खुद को और खुद के जिस्म के अंगों को देखकर भी रोता है। लोग कितने नरम दिल लिए जीता रहता है। जीवन में आई हुई कैसी कैसी विपत्तियों की आंधी बर्दाश्त करम गम को बर्दाश्त किया है। उफ तक नहीं की, हार नहीं मानी, डटकर मुकाबिला किया। रोने वालों नामर्दों में मैं नहीं कहा। लेकिन आज अचानक मैं अपने हाथाएं को और अपने जिस्म को देखकर निहार कर सिसकियां ले रहा हूं। हाथें आंखों के सामने हैं। 40 वर्ष पहले बाबूजी की और मेरे हाथों में कोई फर्क नहीं है। चमड़नी सलवटें ली हुई, लटकी हुई जैसी है। जवान हाथों की खूबसूरती खो गई है। मैं बाबूजी को याद करता हूँ, आईना देखता हूँ, बाबूजी की और मेरे चेहरे में बहुत सी समानताएं पाता हूँ। यानी कि मेरा चेहरा भी बूढ़े बाबूजी की ही जैसी हो गई है। मुझे बाबूजी बड़े प्यारे लगने लगते हैं और बाबूजी जैसे बूढ़ा हुआ खुद से सहानुभूति करने चला हूँ। मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अल्याशंत ये मेरी जिंदगी में पुरापुर दाखिल हो चुकी है। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में शारीरिक असमर्थता और अकेलेपन जुड़म्बा जैसे साथ साथ रहते हैं। पहुंचना कहीं नहीं है, मंजिल नहीं है, पर चलते ही रहना है। मिलने वाली कोई नई प्राप्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पर प्रयत्नशील होते रहना। जीवन के अवसान के करीब पहुंचने की परिस्थिति, खूबसूरती, शक्ति, मर्दानंगी हिम्मत, जोश, यानी कि जीवन की खूबसूरतियां दूर होती हुई मृत्यु के करीब पहुंची हुई अनुभूति और यह जंदोजंद मन। इतनी खूबसूरत दुनिया छोड़कर चले जाने वाली भावनाओं से मिली पीड़ा इस संसार की ही, जीवन की ही चलन, रित और नियम है। यहाँ कोई भी जिंदे लोग हमेशा जिंदा रह नहीं पाते हैं। मौत की पूर्व अनुमान कितनी पीड़ादायक है, दिल सहम जाता है। मरना ही है, जाना ही है इस धरती को छोड़कर। मेरे बाबूजी मर चुके, अम्मा मर चुकी, अगली पुश्त के सब मर चुके। अब मरने की पारी मेरी इस वर्तमान पुश्ते की। भावी पुश्ते के लिए जगह जो खाली करनी है, फिर से एक जन्म या दूसरा जुड़ंग कर एक और जीवन जीने को मिले, मैं कल्पना करता हूं। पर किसी को भी 2 बार जीने को मिला है क्या? मैं भी डूबती सूरज का हिस्सा, बुझती हुई दिया समान हो चुका हूं। मुझे भी जाना ही होगा। दैत्य समान अकेलेपन से पैदा हुई। परिवेश में मन ही मन में मृत्यु से डर डर कर अकेले ही मन के भीतर ही भीतर सिसकियां लेने के वक्त मेरा पोता अभी अभी फुटती हुई अस्पष्ट जुबान से बोलते हुए चलकर आता है और मेरी गोद में लिपट जाता है। मेरे मानसिक धरातल में दिखने लगी काले अंधेरे बादल खुलकर चमकती हुई रोशनी मेरे मन के आयतन में घिर जाती है। भूल जाता हूँ अपने वृद्धावस्था को, अकेलेपन और खालीपन को, और फिर चमक देखने लगता हूँ भावी संतान के प्रतिबिंबित रूप अपने पोते के चेहरे में। पोता मेरी ही जिंदगी की निरंतरता नहीं है क्या? मेरे बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, इत्यादि इत्यादि। मेरी ही जिंदगी की निरंतरता है, ऐसा सोचने लगता हूँ। मेरे अंदर ही अंदर से चमकती हुई रोशनी निकलती है, आंसू आंखों में खो जाती है। बाबूजी की शक्ल से मैं खुद और मैं खुद के बाद पोते के मासूमियत में तब्दील हो चला हूँ। जानकारी बिना ही मैं न रहूं फिर भी मेरा हिस्सा, बाकी या संतान इस धरती में रहेगा ही। मेरे अंदर एक प्रकार की मीठी भाव, उत्साह, प्रसन्नता और गौरव प्रस्फुटन होती है। पायता पोता कुछ बरस पहले तक मुझे दादा कहकर बुलाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे एक मित्र को भी वैसा ही होता था। बताते थे दादा संबोधन सुनते वक्त रोने खड़े होने वाली बात अपने संस्मरण में लिखा है। लेकिन वास्तविक रूप में पोता पोतियां के पैदा होने के बाद दादा संबोधन भी खूबसूरत और स्वाभाविक सी लगने लगी थी। मुझे पोती हमेशा कहती हैं, दादा दादा। इस संबोधन में एक रिश्ता है जिससे वंश की वृक्ष घनी होने की संकेत देती है। इससे मैं संतुष्ट हूँ। पोता पैदा होने के बाद तो पोता पोतियों के अबोध बाल संसार में मैं रमने और पसंद करने लगा हूँ। काफी वर्ष पहले से गाना छोड़ा हुआ गाने फिर लयबद्ध आवाज में मेरे गले से तनरगित हो चला है। मैं अब भी गा सकता हूँ। पोते पोतियों के अबोध बाल संसार में जवानों के जैसा गाने के संग नाच भी सकता हूँ। मजे करता हूँ और याद करता हूँ, और फिर से मधुर जीवन का पुनरागमन होता है। पोते पोतियों वाकई प्यार के काबिल होते हैं, इसीलिए लोग मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा कहते हैं। मैं अपने पोते पोतियों को संसार में सबसे सुखी होता हुआ देखना चाहता हूँ। उन लोगों को जब मेरा बेटा बहुत पीट कर रुलाते, डांटते बुरा लगता है और मन के अंदर पता नहीं क्या क्या सा हो जाता है। बेटा बहुओं को डांटते हुए मैं उन बच्चों को गोद में खिलाकर उठाकर पुचकारने लगता हूँ। वह सब भी मेरे आड़ भरोसे का सहारा पाकर मेरे सीने से चिपक जाने हैं। उस वक्त मैं सारा संसार भूल जाता हूँ, अपना ही रोग, शोक, पीड़ा और अपनी अवस्था भी भूल सा जाता हूँ।
समझता हूं संसार के सबसे सुखी आदमी मैं हूं, जिसके कली समान पोते पोतियां हैं। वक्त को कौन रोकने, बाधा उत्पन्न करने या वश में ही कर सका है। मैं वह नन्हे पोते पोतियों के संग अनंत काल तक खेल सकूं। वह लोग इससे ही बड़े और हमारा आत्मीय मजा, कौतुकमय क्रीड़ा हमेशा रही रहे। वह लोग हमेशा मुझसे खेलते रहे, मन आनंद से हरा भरा रहे, पर वैसा होता नहीं है। हम दादा दादी लोगों को उन सबों को देखने के वक्त भरपूर खुशहाली होती थी। संपूर्ण सांसारिक मुश्किलें भुगतने को तैयार थे हम। वक्त के साथ मेरी प्यारी बीबी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उनकी मौत की असहमय वेदना भी पोते पोतियां का चेहरा देखकर बर्दाश्त कर गया। मुझ पर बूढ़ापे की असमर्थता के साथ साथ बहुत से रोग भी जुड़ गए। मैं परिवार के बीच में रहकर भी नितांत अकेला होता जा रहा हूं। मेरे घर के अंदर की मेरे प्रमुख की शासन डगमगाती हुई हैकम भी समाप्त हो चली है। मेरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियां भी तेजी से कम होती जा रही हैं। अब प्रायः घर के बाहर की ऐसी क्रियाकलाप वगैरह शून्य सी हो चुकी है। कभी किसी वक्त दोस्तों का आना जाना रहता था। घर में मेरे दोस्तों को उचित सम्मान, मान और आतिथ्य होनी बंद हो गई है। मैं अभी दोस्तों को यहाँ जाना छोड़ चुका हूँ। मुझे लगता है पहले की तरह मैं भी किसी का मेहमान होने के वक्त खातिरदारी, स्वागत सत्कार होना बंद हो चुका है और मैं अपने कमरे के सन्नाटे में रहने का आदी हो चुका हूँ। जाऊं भी तो कहां? कर ही मैं क्या सकता हूं? मैं चाहता हूं खुद की हड्डी चमड़ी घीस कर न जाने कितनी मुश्किलों को साथ पला हुआ मेरा बेटा, उसको हर किस्म से मदद करूं, लेकिन शारीरिक अशक्तता बाधा करती है। मैं चाहता हूं बहुते से दशकों की लंबी मेरी जिंदगी के अनुभवों से मिली ज्ञान, शिल्प और समस्या समाधान के उपाय, मशवरा, सुझाव वगैरह देकर पारिवारिक और अन्य समस्याओं में सहयोगी बन सकूं। पर मेरे जमा किए हुए अनुभव, शिक्षा और मशवरा कोई सुनना नहीं चाहता है। तब की बात गई। मैं उपयोगिता विहीन बुढ़ा। मेरा मशवरा, सुझाव उन लोगों को अनावश्यक हस्तक्षेप जैसा लगता है। शायद यही जनरेशन गैप होता होगा। घर खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। महंगाई का जमाना, फिर भी कुछ तो तड़क भड़क करना ही पड़ता है। दोस्त यारों से कम भी नहीं रहना है। पार्टी, क्लब, शादी विवाह, बिजली, पानी, टेलीविजन चैनल की महसूल, स्कूल की फीस और बहुत से खर्चे। मुझे भी पता है झेल सकना मुश्किल है। कोने में बैठकर टुकुर टुकुर देखने के सिवाय मैं कर ही क्या सकता हूं। घर के खर्चे चलाने से लेकर घर के सभी निर्णय करते वक्त अब मुझसे नहीं पूछा जाता है। अब वैसे विषयों के साथ मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं कमरे में बैठकर किताबें दोहराकर तहराकर पढ़ते रहता हूं। कहानी समझ सकने वाली पोती के आने पर तिलस्मी कहानियां, पंचतंत्र और स्पनीति की कहानियां सुनता हूं। कहानी सुनाने में मुझे बड़ा मजा आता है। कहानी की प्रवाह खांसी की वजह से बीच बीच की रुकावट पर पोती खींच सी जाती है। दद्दू के बगल में मत जाओ, खांसी और अन्य बीमारियां का संक्रमण हो सकती है। बहू ने पोती को कहते हुए फटाक से मैं सुनता हूं। मन में तीर सी चुभने पर भी मैं अनसुना कर जाता हूं। प्रतिकार करने की क्षमता मुझ में अब न रहा। मैं घर में ही रहूंगी, दद्दू को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चिल्ला रही थी पोती। बस्ता, संदूक और कुछ सामान के साथ जबरदस्ती मेरी बड़ी पोती को बोर्डिंग स्कूल में बोर्डर्स में भेजा जा रहा है। उसकी चिल्लाहट से अचानक ही मेरी आंखें नम हो गई। बेचारी मेरी नन्ही दोस्त भी मुझसे अलग हो गई। पोती की कमी पोता पूरा कर रहा होता है। वह मेरे कमरे में आकर बाल सुलभ ढेर सारी बदमाशियां करता है। मेरी पुरानी किताबें, कॉपी को फाड़ना, चश्मा खराब कर देना, बिस्तर में पेशाब कर देना इत्यादि बदमाशियां। वह शैतानियां उसके साथ खेलते, बैठते और हंसते वक्त मिलने वाली खुशी के सामने कुछ भी नहीं। वह मेरे साथ रहता, खेलता और हंसता है। मैं उसको बहुत ही प्यार करता हूं। वह मेरे साथ रहने के वक्त मैं सारा चील भूल जाता हूं और चाहता हूं वह हमेशा मेरे साथ बैठा रहे, खेलता रहे। उसके साथ रहते हुए मुझे अपूर्व आनंद मिलती, जो खुशी हरेक दादाजी लोगों ने मात्र अनुभव किया होता है। वह अनुभव दादा होने वाली उम्र तक जीने वाले मात्र प्राप्त करते हैं। मैं भी दादा हो पाने की वजह से गौरवान्वित होता हूं और मेरे होठों में मुस्कुराहट दौड़ पड़ती है। बेटे को बुलाकर हम दोनों की बहुत सारी पोज की फोटोएं खींचने को कहता हूं।
हम दोनों की मूवी भी वह खिंचता है। कमरा में ही उन फोटोओं को देखकर मैं फूला नहीं समाता हूँ। कहा ये तस्वीरें प्रिंट करके ला दो। मैं कंप्यूटर में सेव कर दूंगा, बाद में एक साथ ही प्रिंट करवाएंगे, बेटा का जवाब था। पर उन तस्वीरों को मैं प्रिंट होता हुआ देख नहीं पाया हूं। वक्त तो हवा की तरह, नदी की तरह या वक्त की तरह बहती ही रहती है। लैंडस्लाइड जैसी ढलती मेरी वृद्धावस्था दिन पर दिन और ढालू की तरफ ढलती जा रही है। मैं कल से आज, आज से कल और पर और असथर्म, अशक्त और दयनीय बनता जा रहा हूं। खेलने, बोलने और मजाक करने वाले दोस्तों का न होना बूढ़ापे में मुश्किल की स्थिति होती है। ऐसा महसूस मेरा पोता मोंटेसरी के प्लेग्रुप में एडमिशन होकर पूरा दिन उधर ही बैठने पर होने लगा है। शनिवार छुट्टी के दिन में मात्र उसके साथ खेल पाता हूं। उसके साथ मेरे खेलने की लालसा भी अधूरी होने लगी थी। एक दिन अचानक मेरे लिए नई पोशाक लेकर बेटा बहू मेरे कमरे में आते हैं। मुझे नई पोशाक फिट हुआ नहीं हुआ, पहनकर ट्राई करने को कहा। मैं फुला न समाया। मेरा भी बेटा बहू ख्याल रखने लगे हैं। वृद्धाश्रम, बाल आश्रम और हॉस्पिटल सब एक साथ हुए। मानव संसार उपयुक्त वृद्धाश्रम है। वहां रहने वाले बूढ़े लोगों को किसी किस्म की तकलीफ, पीड़ा भोगना नहीं पड़ता है। पिताजी की थोड़ी सी आने वाली पेंशन से मात्र वहां का शुल्क चुकाकर रहन कम पड़ने की वजह से हर एक महीना कम पड़ने वाली अमाउंट जमा करवा दूंगा। सब बंदोबस्त मिलवा चुका है। मैं नौकरी के सिलसिले में कभी कहीं जाना पड़ता रहता है। बहू को भी छोटी मोटी नौकरी मिली है। घर में पिताजी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। मानव संसार वृद्धाश्रम ही पिताजी के लिए ठीक रहेगा, ये फैसला किया गया। कल से ही पिताजी को वहां रहना होगा। हम लोग आपको सवेरे ही पहुंचा देंगे। कितनी आसानी के साथ कह डाला उन लोगों ने। नए कपड़े का मतलब साफ हुआ। मैं आसमान से गिरा। अब मेरा भी यह घर छोड़ने का वक्त आ गया है। मेरे मानने व न मानने का कोई मायना न होने ही की वजह से वह लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय कर चुके हैं। मेरे अंदर 12 रेक्टर स्केल की भूकंप लाने वाली निर्णय सुनाकर वह लोग बाहर जा चुके हैं। आह, यह घर, यह कमरा, कितनी मेहनत करके अपनी और पत्नी की पसंद के मुताबिक यह घर बनाया था। इसी घर में हम लोगों ने बेटा बेटियों को बड़ा किया। वह लोग आज स्वावलंबी हो चुके हैं और मुझे अपनी निर्णय लादने की सक्षमता दिखा चुके हैं। ये आधुनिक युग का पैदा किया हुआ यांत्रिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रचलन है क्या? अब मेरा बनाया हुआ इस घर को मेरा है कहकर इसी में रहने की जिदन नहीं कर सकता। बेटा बहू के आदेश को जो हुक्म करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी पलंग, कल से मेरे साथ ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। मैं इस घर में नहीं हूंगा। कई दशकों तक सुख दुख के साथ पत्नी के संग बिताया हुआ यह पलंग मेरे साथ नहीं रहेगा। हाय, जीवित अवस्था में रहने के वक्त पत्नी को पुचकारते हुए जैसे कमरे की दीवार, पलंग के अगल बगल सब तरफ पुचकारता हूँ। शैलानी अंतिम वक्त में विदाई मांगते हुए डबडबड़ाए आंखों से सबको देख के जी भरने तक मैं आज कमरा, पलंग और घर की सारी चीजों को देखता हूँ। आंखों से आंसुओं की नहर बहती है, पर ये आंसुओं की क्या कीमत है। कमरे की सारी चीजों को छू छूकर चुमता हूँ। अर्धविक्षिप्त जैसी सबको देखकर भाव विह्वल होता हूँ। मैं रात भर सो नहीं सका। सोचता हूँ यह घर, कमरा और पलंग का मेरा साथ आज तक ही रहेगा। रात भर मैं मेरे और पत्नी की युगल तस्वीर देखकर गुनगुनाते हुए बातें करते रहता हूँ। शोभना यहाँ का साथ आज तक ही रहा। तुम किस्मत वाली रही, इस कमरे के पलंग में मेरी गोद में प्राण त्याग सकी। पर मैं, तुम्हारे मृत्यु वरण वाली पलंग में मेरी भी प्राण जाए ऐसी चाहत थी। बदकिस्मत वाला मैं, मेरी उस छोटी सी चाहत को भी पूरा होने नहीं दिया। ऐसे ही क्या क्या मैं मानो शोभना जिंदा है जैसी उसकी तस्वीर के साथ रात भर बातें करता रहा। इस तरह अगर मैं बातें न करता तो पागल हो सकता था या पागलों की तरह बातें करता रहता। मैं दीवार में लटकी हुई हमारी युगल तस्वीर निकालता हूँ और कल अपने साथ ले जाने का निर्णय करता हूँ और तस्वीर वाली शोभना से कहता हूँ, जिस जगह मैं मेरे जीवन की अंतिम कालखंड में मैं रह नहीं पाया, उस जगह हम लोगों की तस्वीर की कोई इज्जत होने वाली नहीं है। मुझे टोकरी लोक कथा की याद आती है। वह अपने बूढ़े दादाजी को टोकरी में लाद कर पहाड़ी की छोटी से दादाजी को फेंकने के वक्त पोता ने टोकरी लेकिन न फेंकना, वह टोकरी बाद में आपको फेंकने के प्रयोग में आएगा कहा था। और उस बाप के मन में सद्बुद्धि जागकर दादा की जिंदगी बची थी। उस कहानी के जैसा मेरा पोता भी गड़बड़ा हुआ होता तो कहता कि दद्दू को घर में ही रहने दो। सवेरे मैं नया कपड़ा पहनकर तैयार होता हूँ। बोर्डिंग स्कूल जाने वाली मेरी पोती से भी कम सामान्य गाड़ी में रखने के बाद बेटा बहू भी बैठते हैं। मैं भी बैठता हूँ। पलट पलट कर घर को देखता हूँ पर मेरा जी नहीं भरता है।
सारी जिंदगी बिताया हुआ इस घर का साथ छोड़ने पर मन कलेजा मुंह को आता है। मृत्यु में सबसे अलग होना पड़ता है, पर मरने वाला व्यक्ति जो मर चुका होता है उसे कोई पीड़ा बोध नहीं होती है। पर मैं जिंदा रहते हुए ही घर, परिवार और सबके साथ अलग हो रहा हूं और मैं दर्दनाक पीड़ा बोध करने में विवश हूं। जिंदगी रहते हुए भी एक प्रकार से मेरी मृत्यु ही है जो मेरा सब मुझसे छीन कर लिए जा रही है। मृत्यु में जैसे सब मुझसे विछड़ रहे हैं। छुट्टी, मुझे और मेरे परिवार वालों को आश्रय देने वाला घर अलविदा। मेरा बेटा, पोता प्रपोता और सबों को शुंभ फाव्य हो। छुट्टी मांगता हुआ मेरा मन सबके कानों में आवाज पहुंचाते हुए कहता है, बेटा मुझे पोतों के साथ खिंची हुई हमारी तस्वीर तो दो। क्यों चाहिए आपको? वृद्धाश्रम की दीवालों में उसको टांगने के लिए जगह नहीं है। आपको मिलने के लिए पोता पोतियां आते रहेंगे ना। अब मेरी तस्वीर टांगने के लिए कोई दीवार नहीं है। अब मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी में बैठते हुए बेटा को अंतिम बार पूछता हूँ, सच्ची में मुझसे मिलने मेरा पोता वहां आएगा ना?